MA थर्ड सेम हिंदी साहित्य। अर्थ विज्ञान। क्वेश्चन है पर्याप्तता, अनेकार्थता तथा विलोमता से आप क्या समझते हैं, समझाइए। अथवा निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है पर्यायता, दूसरा है विलोमता, तीसरा अनेकार्थता। अथवा अर्थ विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा पर्याय विज्ञान का वर्णन कीजिए। आंसर है सिनोनिम्स और सिनोमोलॉजी। पर्याय विज्ञान अर्थ विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। यद्यपि इस दिशा में अभी तक बहुत कम काम हुआ है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस शाखा में पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करते हैं। भाषा विज्ञान की अन्य अनेक शाखाओं की भांति ही पर्याय विज्ञान भी वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक आदि सभी प्रकार का हो सकता है। वर्णनात्मक में किसी एक काल में किसी भाषा के पर्यायों का अध्ययन करते हैं। पर्याय कोशों का निर्माण और पर्यायों में प्रयोग के आधार पर सूक्ष्म अर्थभेद आदि का निर्धारण भी पर्याय विज्ञान के वर्णनात्मक रूप से ही संबंध है। ऐतिहासिक पर्याय विज्ञान में किसी भाषा में समय समय पर हुए पर्याय विषयक विकासों आदि का अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन दो या अधिक भाषाओं का वर्णनात्मक या ऐतिहासिक दोनों ही रूपों में हो सकता है। वस्तुतः इन सभी प्रकारों के अध्ययन अभी प्रायः बहुत कम हुए हैं। पर्यायवाची या पर्याय शब्दों के बारे में प्रायः यह धारणा पाई जाती है कि वे एकार्थी शब्द होते हैं, किंतु तत्वतः यह धारणा भ्रामक है। पर्यायवाची शब्द वस्तुतः प्रायः समानार्थी होते हैं। किसी भी भाषा में सच्चे अर्थों में समानार्थी शब्द प्रायः बहुत ही कम होते हैं। पर्याय शब्दों के नामांकित भेद हो सकते हैं। इसमें नीचे है पर्याय डैश, दो साइड एरो लगा करके, एकार्थी, दूसरे साइड समानार्थी। एकार्थी के ब्रैकेट में है पूर्ण पर्याय, समानार्थी के ब्रैकेट में है अपूर्ण पर्याय। तो समानार्थी को वापस आगे डिवाइड किया है 3 भाग में। तो फर्स्ट लाइन में है शैलिक, सेकंड लाइन में वैचारिक, लास्ट और थर्ड लाइन में है प्रायोगिक। अब नेक्स्ट लाइन है एकार्थी या पूर्ण पर्याय, इसके बारे में है। एकार्थी या पूर्ण पर्याय वे शब्द होते हैं जो पूर्णतः एक अर्थ रखते हैं, जिनकी पर्यायता पूर्ण होती है। इनमें आपस में कोई भेद नहीं होता। जैसे संतरा, नारंगी, भावमय, भावपूर्ण। सामान्यतः जिन शब्दों को एकार्थी समझा जाता है उनमें से प्रायः 99% एकार्थी नहीं होते। एकार्थी की पहचान यह है कि किसी भाषा में सारे संदर्भों में यदि बिना अर्थ परिवर्तन के एक शब्द के स्थान पर कोई दूसरा शब्द रखा जा सके तो वे दोनों एकार्थी या पूर्ण पर्याय कहे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। उदाहरण के लिए मुश्किल या कठिन 2 शब्द हैं। सामान्यतः दोनों में आता है, सामान्यतः देखने में आता है। उनमें से प्रायः 99% एकार्थी नहीं होते हैं। एकार्थी की पहचान यह है कि किसी भाषा में सारे संदर्भों में यदि बिना अर्थ परिवर्तन के एक शब्द के स्थान पर कोई दूसरा शब्द रखा जा सके तो वे दोनों एकार्थी या पूर्ण पर्याय कहे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। उदाहरण के लिए मुश्किल या कठिन, ये रिपीट हो गया है, मैं यहीं से पढ़ देती हूँ। तो उदाहरण के लिए मुश्किल या कठिन 2 शब्द हैं। सामान्यतः देखने पर ऐसा लगता है कि दोनों एकार्थी या पूर्ण पर्याय हैं, किंतु यदि दोनों के विभिन्न प्रयोगों को देखें तो यह स्पष्ट होते देर नहीं लगेगी कि दोनों में अंतर है। उदाहरणार्थ, एक वाक्य है, वह लड़का मुश्किल से 5 वर्ष का होगा, किंतु
वह किंतु इस वाक्य को यूं नहीं कह सकते कि वह लड़का कठिन से 5 वर्ष का होगा। इसी प्रकार इस काम में कोई कठिनाई है तो इस काम में कोई मुश्किलाई है नहीं कह सकते हैं। इस तरह हिंदी में यह दोनों शब्द समानार्थी हैं किंतु एकार्थी नहीं। समानार्थी या अपूर्ण पर्याय इसमें है वे शब्द जिनमें अर्थ एक होकर मात्र समान होते हैं। पर्याय समझे जाने वाले अधिकांश शब्द ऐसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जिसे भाषा में इस श्रेणी के शब्द जितने भी अधिक होंगे वह भाषा उतनी ही समृद्ध होगी। समानार्थी शब्दों के अंतर प्रायः 3 प्रकार के होते हैं: शैलिक, वैचारिक और प्रायोगिक। तो समानार्थी दूसरी लाइन में है, समानार्थी शब्द में शैलिक अंतर का अर्थ यह है कि 2 या अधिक शब्दों का अर्थ तो प्रायः एक होता है किंतु प्रयोग में शैली की दृष्टि से एक रचना या वाक्य में एक ही आ सकता या उपयुक्त लगता है। उदाहरण के लिए सौंदर्य और खूबसूरती, इन दो शब्दों को लें तो इन दोनों के अर्थ में अंतर नहीं है किंतु कल्पना लोक की वह अभूतपूर्व अप्सरा साकार सौंदर्य थी। वाक्य में सौंदर्य के स्थान पर खूबसूरती का प्रयोग अच्छा नहीं लगेगा। इजाज़त, आज्ञा, बेहद, असीम, ज़रूर, अवश्य, खुशी, प्रसन्नता, बेशक, निःसंदेह, कठोर, सख्त आदि जोड़ों का अंतर भी प्रायः इसी स्तर का है। वैचारिक अंतर का अर्थ है अर्थ का समीप होना किंतु पूर्णतः एक ना होना। डॉक्टर, वैद्य, हकीम, केसरिया, पीला, गंधकी, मुक्तब, पाठशाला, स्कूल, ठर्रा, हिस्की, बियर, ब्रांडी, सॉरी हिस्की नहीं विस्की होगा, विस्की, बियर, ब्रांडी, दुबिया, मेहंदी, मुंगिया, घोड़ा, टट्टू, देखना, अवलोकन करना, घूरना आदि उदाहरणार्थ देखे जा सकते हैं। प्रायोगिक अंतर का अर्थ यह है कि शैलिक या वैचारिक अंतर ना होने पर भी परंपरागत प्रयोग के कारण एक ही स्थान पर दूसरा नहीं आ सकता। मुहावरों में प्रायः यह देखा जाता है कि वह पानी पानी हो गया, कोई वह जल जल हो गया नहीं कह सकते। समासों में भी यह प्रवृत्ति मिलती है। उदाहरण के लिए जल और नीर में प्रायः शैलिक या वैचारिक अंतर नहीं है, पर जलापान कर लीजिए को नीरपान कर लीजिए नहीं कह सकते। बहुत से शब्दों में शैलिक एवं वैचारिक अंतर के साथ साथ भी प्रायोगिक अंतर मिलते हैं, जैसे सबके मर जाने के कारण काम रुक गया। सेंटेंस है, उसके मर जाने के कारण काम रुक गया होगा एवं उसके मर जाने की वजह ब्रैकेट में है से काम रुक गया होगा में समानार्थी होने पर भी कारण बिना से के प्रयुक्त होता है किंतु वजह बिना से के लिए नहीं आ सकता। इसी प्रकार दोनों में प्रायोगिक अंतर है। अब नेक्स्ट हेडिंग है, भाषा में पर्यायों के विकास के प्रमुख कारण। पहला है अर्थ परिवर्तन। अर्थ परिवर्तन के कारण शब्द से शब्द आर्थिक दृष्टि से दूसरे शब्दों में समीप पहुँच जाते हैं। इस प्रकार पर्यायों में वृद्धि हो जाती है। राम वस्तुतः एक नाम है किंतु अर्थ परिवर्तन के कारण राम एक और तो छी का पर्याय हो गया। तो दूसरी ओर नमस्ते का, इसी प्रकार रोटी खाना का, लाल झंडा कम्युनिज्म का तथा पैसा धन का पर्याय बन गया है। सभी भाषाओं में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। दूसरा है विकास के साथ नया ज्ञान। इसके कारण ज्ञान की परिधि में वृद्धि से पर्यायों में वृद्धि होती है। पहले केवल लाल शब्द रहा होगा
क्योंकि लाल के विभिन्न शैडों के प्रति हम जागरूक ना रहे होंगे। अब लाल, सिंदूरी, इंगूरी, गुलाबी, प्याजू, लाखा, तरबूजी, अबीरी, टमाटरी आदि अनेक वैचारिक अंतर वाले प्रयोग में आने लगे हैं। ठर, बियर, शैंपेन, वाइन भी इसी वर्ग के उदाहरण हैं। तीसरा है विदेशी संपर्क। इसके कारण भी पर्याय बढ़ते हैं, जैसे सहस्त्र, हजार, राजा, बादशाह, नारंगी, संतरा, दिया, चिराग। यदि अगर अंतिम, आखिरी, अधिकार, काबू, आयु, उम्र, स्त्री, औरत तथा भवन, इमारत, बिल्डिंग आदि। हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी आदि के शब्दों के आने से पर्यायों में बहुत वृद्धि हुई है। चौथा, प्रत्यय, उपसर्ग आदि व्याकरणिक साधनों का प्रयोग। इनके कारण भी पर्यायों में वृद्धि होती है, जैसे भावमय, भावपूर्ण, थकान, थकावट, अपढ़, अनपढ़, उत्साह, शून्य, उत्साहहीन, सुंदरता, सौंदर्य, संबंधित तथा संबंध आदि। पांचवा है अनुवाद। सोशलिज्म समाजवाद, कम्युनिज्म साम्यवाद, गवर्नर राज्य पाल, वाइस चांसलर उपकुलपति। हिंदी में इधर प्रायः 15 वर्षों में इस प्रकार के अनेक पर्याय आए हैं। नंबर 6 है पुराने शब्दों का लाया जाना। बनारस, वाराणसी, बनारस का वाराणसी, मुँह का मुख, पत्ता का पत्र, पोथी का पुस्तक। हिंदी में भक्ति काव्य, भक्ति काल एवं छायावादी काल में तथा स्वतंत्रता के अनेकानेक पुराने शब्द लाए गए हैं और इनके आगमन से पर्याय की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। 7th है संक्षेप। ट्यूबरकुलोसिस का टीबी, भारतवर्ष का भारत, हिंदुस्तान का हिंद, पाकिस्तान का पाक। इस प्रकार से पर्याय अधिक नहीं मिलते। नंबर 8 है जनभाषा में शब्दों का लिया जाना। 8 में जनभाषा से शब्दों का लिया जाना। इसमें है आंचलिक कहानियों, उपन्यासों से इस प्रकार के शब्द हिंदी में इधर बहुत आए हैं। स्थानीय रंगत देने के लिए या ग्रामीण पात्र की भाषा स्वाभाविक बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ अच्छा, नीक, लड़का, गदेला तथा दिखना का लौकना आदि। 9th है ध्वनि परिवर्तन। इसके कारण भी पर्याय विकसित हो जाते हैं। कृष्ण का कान्हा, दधी का दही, काष्ठ का काठ, हस्ती का हाथी आदि। पर्याय केवल शब्द ही नहीं होते, वाक्य का वाक्यांश भी होते हैं। उदाहरणार्थ मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाने का, यह पढ़ा लिखा नहीं है, वह अनपढ़ है। नेक्स्ट, वह लड़का चला गया जो लड़का आया था चला गया। तथा मैंने उससे उठने को कहा, मैंने उसे कहा कि तुम उठो। नेक्स्ट हेडिंग है विलोमता। एक दूसरे के विरोधी अर्थ वाले शब्द विलोम, विपर्याय या विपरीतार्थी कहे जाते हैं। जैसे पतला, मोटा, छोटा, बड़ा। एक शब्द का विलोम प्रायः एक ही शब्द होता है, जैसे बुद्धिमान का बुद्धिहीन, खूबसूरत का बदसूरत। किंतु यदि विलोमता के अलग अलग आधार हों तो अधिकाधिक विलोम भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए शासक शासित के आधार पर राजा का विलोम प्रजा है, तो धन के आधार पर रंक है तथा लिंग के आधार पर रानी है।
यूँ एक काफ़ी विवाद का विषय है कि वचन ब्रैकेट में घोड़ा घोड़ों तथा लिंग ब्रैकेट में घोड़ा घोड़ी आदि के आधार पर शब्दों की विलोमता मानी जाए या नहीं। यह आवश्यक नहीं कि सभी शब्दों के विलोम हों ही। उदाहरण के लिए घास, मकान, कलम आदि के विलोम नहीं होते। विलोम कभी तो केवल अर्थ में विरोधी होते हैं। ब्रैकेट में राजा का रंग, स्याह का सफ़ेद, किंतु कभी कभी अपनी संरचना ब्रैकेट में सत्य का असत्य, यश का अपयश, आशा का निराशा, कृतज्ञ का कृतघ्न, नेक नाम का बदनाम में भी विलोम होते हैं। विलोम शब्द तो होते ही हैं। डैश कॉमा वाक्य ब्रैकेट में राम गया, राम नहीं गया भी होते हैं। अनेकार्थता कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक शब्द अपने नवीन अर्थ के धारण करने पर भी पुराने अर्थ को नहीं छोड़ता और ऐसी दशा में कभी कभी 3-4 अर्थ एक ही समय में चलते रहते हैं। कभी वह सीमित अर्थ में प्रयुक्त होता है तो कभी विस्तृत में और कभी स्थूल में भी कभी सूक्ष्म में। ऊपर हाथ, पैर तथा कान आदि के कुछ उदाहरण दिए जा चुके हैं। जड़ शब्द का पेड़ की जड़, रोग की जड़ें, झगड़े की जड़ आदि में आज प्रयोग चल रहा है। इसी प्रकार मूल शब्द भाषा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, गणित तथा अर्थशास्त्र में प्रयुक्त हो रहा है। धातु और योग की भी यही दशा है। अंग्रेजी का शब्द की या हिंदी का कुंजी असल में यंत्र शास्त्र से संबद्ध है, पर अब किताब की कुंजी, समस्या की कुंजी आदि प्रयोग भी साथ साथ चल रहे हैं। संस्कृत में कुछ अनेकार्थी शब्द तो ऐसे हैं कि इस बात का विश्लेषण आज असंभव सा है कि उनका इतने अधिक अर्थों में प्रयोग का प्रचलन कैसे हो गया है। अनेक अर्थ परिवर्तन बिल्कुल असाधारण से हैं। उदाहरण के लिए हम लोग कुछ ले सकते हैं, जैसे कि सारंग, बाज, कोयल, मोर, पपीहा, घातक, भ्रमर, घंजन, खंजन, सूर्य, चंद्रमा, कृष्ण, विष्णु, कामदेव, हाथी, घोड़ा, मृग, सांप तथा पृथ्वी आदि 50 से भी अधिक अर्थ हैं सारंग के। नेक्स्ट है हरि, विष्णु, इंद्र, बंदर, घोड़ा, सिंह, चंद्रमा, पानी, सांप, अग्नि आदि 50 अर्थ हैं। हिंदी तथा संस्कृत में कुछ कूट छंदों में एक ही पंक्ति में ऐसे शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग मिलता है। ये प्रयोग भाषा में स्वाभाविक विकास के कारण अवश्य नहीं है, पर इनके इतने अधिक अर्थों के होने की समस्या अवश्य है। भाषा विज्ञान के अर्थ विज्ञान के अंतर्गत आती है। इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि या तो इन विभिन्न अर्थों का कुछ संबंध शब्द की धातु में होगा या फिर बलात् ही इतने अर्थ शब्द पर लाद दिए गए हों। अंग्रेजी आदि भाषाओं में भी कुछ शब्द ऐसे मिलते हैं उनके एक दूसरे में इतने असंबद्ध अर्थों की संख्या 50 तक नहीं पहुंचती। भाषा में अनेकार्थ कई कारणों से विकसित होती है। पहला लक्षणा से, जैसे पानी का मूल अर्थ जल है, किंतु हिंदी में लक्षणा से पानी के अर्थ चमक ब्रैकेट में उस मोती में पानी नहीं है ब्रैकेट बंद, तथा कांति ब्रैकेट में उसके चेहरे में वह बहुत पानी है, उसके चेहरे में बहुत पानी है ब्रैकेट बंद आदि भी होता है। दूसरा है साहस्य से घोड़ा, जैसे कि घोड़ी का मूल अर्थ मादा घोड़ी है,
किंतु साहस्य के आधार पर 4 पैर से उस ऊंट स्टूल को भी घोड़ी कहते हैं, जिस पर चढ़कर मकान की सफाई पुताई आदि करते हैं। तीसरा है व्यापार। व्याकरणिक प्रक्रिया से हिंदी में खिलाना के 2 अर्थ हैं। उस लड़के को खाना खिला दो। उस लड़के को खाना खिला दो, उस लड़के को गेंद खिला दो। वस्तुतः खाना और खेलना दोनों के प्रेरणार्थक रूप हिंदी में खिलाना है, इसलिए इसके 2 अर्थ हैं। यूं तत्वतः ये दोनों खिलाना समध्वनीय तो 2 शब्द हैं, किंतु साधारणतः यह अनेकार्थ शब्द माना जाता है। चौथा है बहुस्रोतता से। कई अलग स्रोतों से विकसित शब्द यदि समध्वनीय हों तो वे भी अनेकार्थ कहे जाते हैं। जैसे हिंदी में आम, इसका एक अर्थ एक फल है तथा दूसरा अर्थ सामान्यतः फलार्थी। आम संस्कृत आम्र से विकसित है, जो समानार्थी आम अरबी आम से। तत्वतः ये भी 2 शब्द हैं, किंतु साधारणतः एक माने जाते हैं। तीसरा तथा चौथे को एक में ही रखा जा सकता है। संहिता से भूषण की पंक्ति तेरी बरछी ने बर छीने है। खलन में बरछी ने तथा बर छीने के अर्थ का अंतर संहिता के परिवर्तन से है। साहित्य में ऐसे प्रयोग भी अनेकार्थी माने जाते हैं। अनेकार्थी केवल शब्द ही नहीं होते हैं, वाक्य या वाक्यांश भी होते हैं। उदाहरणार्थ, तुम्हें मुझे 2 रुपए देने हैं। यह राम की तस्वीर है। राम की लड़की की अलमारी तथा सुंदर फूल और पत्ते आदि इस प्रकार की अनेकार्थी आंतरिक संरचना पर निर्भर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 समाप्त। थैंक यू।